मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। मैं यहाँ जानबूझकर साजिश रच के लाया गया हूँ। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे कमरे में लेकर चले गए और मुझे शॉक दिया और मैं अपना होश खो चुका था। मुझे 2 कंधों के बल उठाया गया और पागलों से भरे कमरे में ले जाकर पटक दिया गया। वह सभी पागल मुझसे दूर एक गोला बनाकर खड़े हो जाते हैं। वह सभी मुझे एक डर से भरी निगाहों से देख रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं होश में नहीं था कि मैं उन्हें कुछ समझा सकूं या उनसे कुछ बात कर सकूं। अगले दिन मेरी आंख खुलती है। सभी पागल एक कतार में सो रहे थे। मैं उन्हीं के बीच में सो रहा था। तभी मेरे बगल से एक पागल उठा और उसने मुझसे कहा, तुम्हें अभी चक्कर आ रहे होंगे। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वह लोग मेरे को भी इस कमरे में लेकर जाते हैं। उस कमरे में वह हमारे सर पर पता नहीं क्या लगाते हैं। कुछ समय बाद आंखों से सब कुछ गायब होने लगता है। शरीर आत्मा को छोड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी पल मौत हो सकती है। और तभी ये सब बंद हो जाता है और कुछ कंधे हमें उठाकर इस कमरे में पटक कर चले जाते हैं। लेकिन शॉक ट्रीटमेंट तो पागलों के लिए करा जाता है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। हाँ, मैं भी पागल नहीं हूँ। वो जो शब्द शबरू है ना, वह भी पागल नहीं है। तुम्हें पता है, असल में यह जो पुलिस वाले हैं ना, यही पागल हैं। इन्होंने ही हमें फंसा रखा है यहाँ पे और हमें शॉक ट्रीटमेंट देते हैं ताकि हम चुप रहें और ये बाहर न बता सकें कि पागल हम लोग नहीं बल्कि ये पुलिस वाले ही हैं। जैसे उसने ये बात बोली, मैं समझ गया कि मैं सही जगह बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, यहाँ से, ताकि मैं अपने परिवार का बदला ले सकूँ। मैं कई दिनों तक चुप ही रहता था और बाहर निकलने का तरीका सोचता रहा। मेरी वहाँ एक हवलदार से बहुत अच्छी पट चुकी थी। वह मुझसे एक दोस्त की तरह बात करता था और एक दिन बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा, यार तुम देखने में पागल तो नहीं लगते। कहाँ तुम इन सारे पागल खाने में आ गए और इन पागल खाने के मरीज तुमसे बिल्कुल अलग हैं। और मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, शायद तुम्हें फंसाया गया होगा। मैं तो शुरू से ही सच बोल रहा था, लेकिन किसी को मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? यार, मैं तो एक छोटा सा हवलदार हूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुनने के। अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो सुनो, ये बात तब शुरू होती है जब हमारा पूरा परिवार अपने गांव में घूमने गया। हम वहाँ खूब मज़े कर रहे थे। हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। कुछ दिनों की बात थी और हम शहर वापस जाते। हम सब गांव की कुछ यादें अपने साथ संजो कर ले जाना चाहते थे। तो मेरे परिवार के सभी लोग बाजार चले गए और कुछ अच्छा सा यादगार सा लेने। लेकिन हमें क्या पता था, वह यादगार वस्तु हमारे लिए एक अभिशाप बन जाएगी। हम बाजार गए। हमें कुछ खास पसंद तो नहीं आया, लेकिन हमें वहाँ एक मटका दिखा। वह बहुत सुंदर लग रहा था। देखने में उसके ऊपर कारीगरों ने माटी चुका रखे थे और एक लाल के कपड़े से उसे ढका गया था। मुझे वह देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अगर पानी को ठंडा भी नागरिक पिए तो भी ये घर की खूबसूरती ही बढ़ाएगा। वह इतना सुंदर था कि मैं अपनी मम्मी से जिद करने लगा कि मैं यही मटका लेकर जाना चाहता हूँ। मम्मी भी मान गई क्योंकि वो मटका देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इत्तेफाक से वह मटका वाला मेरे चाचा को जानता था, इसलिए हमने एक एक मटका अपने परिवार के लिए ले लिया, वह भी बहुत सस्ते में। दरअसल हमारा परिवार एक जॉइंट फैमिली है जिसमें मेरे दादाजी के 3 बेटे हैं, राकेश, सुरेश, महेश। राकेश ताऊजी सबसे बड़े हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु हाल ही में हुई थी। सुरेश मेरे पिताजी हैं और महेश मेरे चाचा। मेरे चाचा की अभी शादी नहीं हुई है, वह अकेले ही रहते हैं। हम गांव में अपने दादाजी से मिलने आए थे। उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी भी काफ़ी समय पहले गुजर चुकी थी। वहाँ उनका एक नौकर उनका हाथ बटाता था। वह खेती और उधार देकर अपना पेट पालते थे। मेरे दादाजी हमेशा सफ़ेद धोती और कुर्ता ही पहना करते थे। उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था,
शायद उनको पता था कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने गांव की जमीन को तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया और उनके पास जितना भी धन था उसके लिए उन्होंने एक वसीयत बना दी। यह सब काम कल ही हो चुका था और आज हम जाने वाले थे। हम सब गाड़ी में बैठकर घर को रवाना हो गए। जैसे ही हम घर पर पहुंचे, चाचा वाला मटका टूट चुका था। मेरे पापा ने कहा कि हमारा मटका ले ले, लेकिन चाचा ने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। हम सब ने अपने कमरे में मटके लगा लिए थे और उनमें पानी भर दिया था। वह मटका हमारे घर में 4 चांद लगा रहा था। वह देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जो भी मेहमान आता उसकी तारीफ ही करता। कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत सही चला, लेकिन तभी एक रात 3 बजे मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पीने के लिए बाहर जाता हूँ। बाहर किसी भी बोतल में पानी नहीं था तो मैं मटके की तरफ जाता हूँ। मटका किचन से थोड़ा दूर था, लेकिन मैं ग्लास लेकर उसकी तरफ चलता जाता हूँ। अंधेरा बहुत हो रहा था। मैं आधी नींद में था। जब मैंने बंद आंखों से मटके की ओर देखा तो उसमें से रोशनी निकल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखें खोली और गौर से देखा। उस मटके के अंदर से ही रोशनी आ रही थी। मैं डर गया, लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उस मटके के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी, मानो मटका कुछ कह रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी प्यास बुझ गई और नींद उड़ गई। मैं उस समय बहुत छोटा बच्चा था। मैंने सब कुछ छोड़ा और बिस्तर में सर रखकर सो गया और सब कुछ भूलने की कोशिश की। और अब मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, रात को देर तक गेम खेलोगे तो ऐसा ही होगा ना। तुम्हारा पबजी असली ज़िंदगी में आ गई तो देखो, मटके के अंदर है तुम्हारी पबजी, वो तुमको बुला रही है और तुम्हें। हा 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 माँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हाँ हाँ, मुझे पता है तू सच बोल रहा है। चल ये लंच बॉक्स ले, अब स्कूल चला जा। मैंने ये किस्सा स्कूल में सभी दोस्तों को सुनाया। सब बहुत डर गए। आखिर में हम सब बच्चे ही तो थे, ऐसी बातों पर यकीन तो हो ही जाता है। सब डर गए और कहने लगे, यार रब से हम तेरे घर कभी नहीं आएंगे, तेरे घर में तो भूतों का डेरा है। और मैं भी डर गया। जैसे ही शाम को पापा घर आए, मैंने उनसे कहा, पापा कल रात को उस मटके में से रोशनी आ रही थी और वो मटका मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। पापा को मटका फैट तो उसमें आत्मा है। तभी मम्मी पीछे से बोली, हाँ उसमें पबजी की आत्मा है। पबजी की मटका फेंकने से पहले इस लड़के को बाहर फेंकाओ, इसकी आत्मा भी चली जाएगी और पबजी भी कम से कम घर तो शांत रहेगा। पता नहीं कल से क्या लगा रखा है इसने, आप ही से समझाइए। बेटा ऐसा नहीं करते, आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। पापा लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आप तो यकीन करो, उस मटके में फिर सच में आवाज़ आ रही थी। हाँ हाँ मुझे यकीन है तुम पर अब जाओ, खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। आज फ़ोन को हाथ मत लगाना। मैंने खाना नहीं खाया और रोता रोता बिस्तर पर जाकर सो गया। लेकिन उसी रात मुझे फिर से प्यास लग रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की, लेकिन मेरा गला सूखा जा रहा था। मैं हिम्मत करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ तो आज बाहर बोतलों में पानी था। मेरी सांस में सांस आई और मैं पानी पीने लगा। और तुम्हारे परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगा। हाँ, ये आवाज़ मटके में से आ रही थी। मम्मी मम्मी उठो, उस मटके में से आवाज़ आ रही है, जल्दी उठो। पापा मम्मी बचाओ, मुझे बचाओ, वो आप सबको मार देगा। कोई तो उठ जाओ पापा। मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और बिस्तर पर पटक दिया। मुंह पे उंगली रखो, चुपचाप सो जाओ और सोने दो हमें, कल सुबह काम पर जाना है। मैंने चादर अपने सर पर डाली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अगले दिन मम्मी और पापा मुझसे सही से बात नहीं कर रहे थे और वह मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मम्मी ने मुझे लंच बॉक्स दिया और बिना कुछ बोले बस में बिठा दिया। मैं बहुत दुखी था। मुझे लग रहा था शायद मुझे ही वहम हुआ हो। मैंने सोच लिया कि आज घर जाकर सबसे माफ़ी मांग लूँगा, शायद सब मुझे माफ़ कर दें और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आज स्कूल में थोड़ा ज़्यादा लेट चला। एक्स्ट्रा क्लासेस के कारण मैं रोज़ 2 बजे तक घर पहुंच जाता हूं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि मेरे सभी दोस्त बाहर घूमने चले गए थे।
और मुझे भी ज़बरदस्ती लेकर चले गए। और आज घर आते आते मुझे 9 बज चुके थे। मैं भागा भागा घर की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, आज तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। मम्मी तो मुझे मार ही डालेगी। और मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं था इस बारे में, इसलिए घर में सब परेशान हो रहे होंगे। मुझे जल्दी घर जाना होगा। मैं घर पहुंचा और डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही किसी ने गेट खोला। मुझे लगा मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मैं बाहर से गेट पे चिल्लाने लगा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आज ज़्यादा देर हो गई। राजू का जन्मदिन था, वो मुझे बाहर लेकर चला गया था। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं भूल गया। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे अंदर बुला लो। जैसे मैं ये सब कह रहा था, मेरी नज़र घर के दरवाजे पर पड़ी। वह तो खुला था। यह बहुत अचंभे की बात थी क्योंकि मम्मी ज़्यादातर घर का पूरा दरवाज़ा खुला रखती थी, लेकिन आज दरवाज़ा बंद था, लेकिन उस पर कोई ताला वाला नहीं लगा था। मैं धीरे से दरवाज़ा खोलता हूँ और अंदर देखता हूँ। मुझे खून की बदबू सी आ रही थी। घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं दबे पाँव से मम्मी पापा के कमरे की ओर जाता हूँ और देखता हूँ कि बिस्तर पर उन दोनों की लाश पड़ी है। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। मैं होश संभालता हूँ और कमरे से बाहर निकलता हूँ। मैं बाहर की तलाशी लेने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे ताऊ जी के सफ़ेद कपड़े खून में पूरे लाल हो चुके थे। वह खून के तालाब में थे और मैं ये सब देखकर डर गया। मैं अपने कदम धीरे से पीछे खींचता हूँ। मेरा पैर किसी से टकराता है और मैं गिर जाता हूँ। वह मेरे चाचा थे। वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। मैं रोती आवाज़ में चाचा से पूछता हूँ कि यहाँ क्या हुआ चाचा? चाचा ने कहा, राजेश तुम सही कह रहे थे, वो मटका सही में बोल सकता है। आज उसने न ही सिर्फ हमसे बात की बल्कि उसने मेरे बड़े भाइयों का कत्ल कर दिया। वो मेरे सामने, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मटका श्रापित है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मम्मी पापा मेरी बात मान लेते तो शायद आज हम बच जाते, मगर पापा मुझे उस दिन थप्पड़ मारने की बजाय उस मटके को तोड़ देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चाचा हम क्या करें? अभी तो तुम एक काम करो, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और गवाही देने के लिए तैयार हूँ। उस मटके में ही मेरे भाइयों ने जान ली है। चलो पुलिस स्टेशन चाचा। मैं चाचा की बाइक पर बैठ गया और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। जब मैंने ये बात पुलिस को बताई तो सब मेरे पर हंसने लगे। चाचा ने समझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन हमारे परिवार की मौत हुई थी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता था, जिस कारण एफआईआर दर्ज हो गई। हमारी 2 महीने बाद कोर्ट में पेशी थी। चाचा और मैं जाते हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार कोर्ट गया था और मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि आखिरी बार हो। आखिर एक श्रापित मटके को ही क्या ही सज़ा सुनाएगा हमारा कानून। मेरी बारी आती है जज के सामने पेशी देने की। मैं उस लाल किताब पर हाथ रखकर कहता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, वो मटका श्रापित है। उसने मेरे माता पिता का कत्ल कर दिया। उसने मेरे ताऊ जी को भी नहीं छोड़ा। चाचा जैसे तैसे करके बच गए। अगर हमने उस मटके का जल्दी कुछ नहीं करा तो और भी बहुत जाने जा सकती हैं। फिर मैं चुप हो गया। अब मेरे चाचा की बारी थी गवाही देने की। मेरे चाचा जाते हैं और उस लाल किताब पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और फिर उन्होंने कहा, जज साहब, ये बिल्कुल सच बात है कि उसने हमारे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। वह चाकू लेकर आया और मेरे सामने मेरे भाइयों को मार दिया। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की लेकिन मैं जैसे तैसे करके बच गया। ये सब उसी ने किया है। भांजे ने, चाचा क्या कह रहे हो? आप वो मटका थे, मैं नहीं। जज साहब, मुझे इसे बचा लो, बाद में मुझे भी मार देगा। इसी ने अपने पिता और ताऊ का कत्ल किया है। अपनी माँ का कत्ल करने से पहले उसके हाथ एक बार भी नहीं कांपे। चाचा जी क्या कह रहे हो? मेरा नाम क्यों लगा रहे हो? साहब, इसके पिताजी ने सबसे एक बात छुपा कर रखी है। ये लड़का दिमागी रूप से बीमार है। इसे अलग अलग चीज़ें दिखती हैं जो असल में है ही नहीं। इसने मटके को बोलते हुए सुना, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा किसी नहीं सुना। आखिर एक मटका कैसे बोल सकता है साहब? और अगर बोल भी सकता है तो वो एक 8 साल का बच्चा ही कैसे सुन सकता है?
हम इतने बड़े हो गए, हमें तो कोई मटके की आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना ही उसके अंदर से हमें कोई रोशनी दिखी। हम तो पूरा दिन उसी का पानी पीते हैं, हमें तो कुछ अजीब नहीं लगा। तो ये बच्चा जिसने अपने माता पिता का खून करा है, अपना परिवार उजाड़ा है, उसको इस मटके की आत्मा क्यों नजर आई? उसको ये मटका शापित क्यों लगा? इसकी कोई तो वजह होगी जज साहब। असल में ये लड़का पागल है। इसके पिताजी इसका इलाज करा रहे थे, जिसको ये मानना नहीं चाहता था। यह नहीं मानना चाहता था कि यह पागल है। इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और किचन में से चाकू उठाया और मेरी आंखों के सामने अपने पिताजी को मार दिया। जैसे ही इसके ताऊ जी ने इसको रोकने की कोशिश की, इसने उनकी छाती में भी छुरा घोंप दिया। मैं जिंदा रहना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अगर कुछ बोलता तो शायद आज ना आपके सामने खड़ा नहीं होता साहब। चाचा, आप ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने खुद मुझसे कहा था कि आपने उस मटके को बोलते चलते हुए देखा है और उसी मटके ने मेरे पिताजी का खून किया है। चाचा प्लीज़ सब कुछ सच बता दो। जज साहब, यह फिर से अपना आपा खो रहा है। अभी मुझे मारने के लिए भी आ सकता है। मेरी सेफ्टी के लिए आप प्लीज़ इसे यहाँ से बाहर लेके चली जाइए और मेरी दरख्वास्त है आपसे, इसे पागल खाने में जाने का ऑर्डर दे। चाचा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप ये सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता रहे? आप किससे डर रहे हो? ये सब खत्म होता है मेरी मुलाकात अब चाचा से सीधा कोर्ट के बाहर होती है। मैं चाचा पर बहुत गुस्सा था। मैं चाचा के पास गया और उनसे बोला, चाचा आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा नाम क्यों लगा दिया? सब मुझे पागल समझ रहे हैं और मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। सबको लग रहा है कि मैं उनका खून कर दूंगा। पुलिस ने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। आपने ऐसा क्यों किया चाचा? तुम नहीं समझोगे बेटा, पैसा बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। जिसको उसका लालच लग जाए वो अपने रिश्ते नाते सब भूल जाता है। उसे सिर्फ पैसा ही दिखता है। आखिर उस बुढ़े ने मुझे सिर्फ 20% हिसाब दिया और पूरे जायदाद का उन कमीनों को 40-40 तक का परसेंट दे दिया। और अब मैं उनसे अपना हिस्सा मांग तो नहीं सकता था, इसीलिए क्योंकि वो मुझे देते नहीं, इसलिए मैंने ये साजिश रची अपना हिस्सा छीनने के लिए। पैसों के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए तुमने तुम्हारे भाइयों और भाभी का खून कर दिया। तुम इतने ज़्यादा कैसे गिर गए चाचा? तुमने मुझे अपने कंधों पर उठाकर कहाँ नहीं घुमाया। तुमको मेरी माँ राखी बांधी थी। मेरे पापा तुमसे कितना प्यार करते थे और तुमको उनके प्यार का ये सिला दिया। अरे काय का बेटा, तू बहुत छोटा है, कुछ नहीं समझेगा। और वो मटका, उसके श्राप का क्या हुआ? अरे हाँ, वो तो बहुत आसान था। बस मटके में वाटरप्रूफ बल्ब और स्पीकर ही तो डालना था। लो, बन गया मटका श्रापित। चाचा, तूने जो किया है ना, मैं उसके लिए तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं जज साहब को बता दूँगा कि असली कातिल कौन है। तू नहीं बचेगा चाचा। अरे बेटा, आप कभी नहीं समझे। अगर आपको जज साहब को कुछ सच सच बताना है तो उसके लिए तुम्हें कोर्ट जाना होगा और कोर्ट जाने के लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। लेकिन वह तो होगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मार दूँगा। जैसे उसने मुझे मारने के लिए चाकू निकाला, पीछे से पुलिस आ गई और उसने अपना चाकू वापस रख लिया। पुलिस मुझे अपने साथ लेकर चली गई। मैं बाल बाल तो बच गया, कम से कम मैं जिंदा तो था। पर पहले ही सब मुझे पागल समझते हैं। कोई मेरी बात यकीन नहीं करता। आखिर मैं साबित कैसे करूँगा कि मेरा चाचा असली खूनी है? मेरे पास तो सबूत भी नहीं है। मैं भी बात सोच और पुलिस को बोलना चाहता हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आखिर पागल की बात को सीरियसली कौन लेगा? उसी दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ।